हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका इस संकल्प ट्यूटोरियल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। आज हम लोग केमिस्ट्री का अपना देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, मोल्स देखेंगे। मोल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। मोल्स है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 11th 12th में हर जगह दोनों सिलेबस में है और फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक में ये आता है, हर एक चैप्टर में ये कहीं ना कहीं टपक के आ ही जाता है। ठीक है। मोल्स का कॉन्सेप्ट लोगों को होता है कि क्लियर नहीं रहता है। ठीक। तो इसको हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे क्या चीज होता है मोल्स। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, आसानी से चीजें हो जाएंगी। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आज। मोल्स ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों लोगों के लिए है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो कोई लैंग्वेज वाले कंफ्यूज नहीं होंगे कि बस इंग्लिश में है या बस हिंदी में है। ठीक है। मोल्स होता क्या है मोल्स? मोल्स आप देखे होंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे बॉडी में, हमारे आसपास जितने होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब सारी चीजें होती हैं। ठीक है। और बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती हैं और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में होती हैं। अब इनको काउंटिंग करने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए अब हम एक दो तीन चार ऐसे तो काउंट करने नहीं जाएंगे। तो इनके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक वैल्यू डिसाइड की। साइंटिस्ट लोगों ने, जो हमारे केमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, मोल के लिए एक वैल्यू डिसाइड की, जिससे उन्होंने एक मोल का नाम दिया। ध्यान से सुनिएगा। जिसे उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने एक मोल का नाम दिया। और इस जो मोल था ये हमारा, इसको एक वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। वो वैल्यू क्या थी? वो वैल्यू थी सर 6.022 × 10⁻²3। 6.022 × 10⁻²3, जिसे हम लोग एवोग्रेडो नंबर के नाम से जानते हैं। एवोग्रेडो संख्या या एवोग्रेडो नंबर जानते हैं। इसे डिनोट करने के लिए एनए से डिनोट किया जाता है इसे। इसी को, जो हमारा 6.022 × 10⁻23 वैल्यू था, इसी को एक मोल हमारी वैल्यू मानी गई थी। ठीक है। अब इस मोल को हम लोगों ने कई टर्म में डिफाइन किया, जैसे भार के टर्म में, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में और कणों की संख्या के टर्म में। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस मोल को डिफाइन किया। जैसे मैं बताता हूं इनको। पहला, जैसे इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ मास, भार में या द्रव्यमान के संदर्भ में हम लोगों ने मोल को कैसे जाना। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सब है, इन लोगों का, और जैसे हमारे कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट होते हैं, एटम होते हैं, इन सारे का मास जानने के लिए हमको मोल जानना जरूरी होता है। ठीक है। तो मोल के टर्म में मास को कैसे डिफाइन किया गया था? मोल के लिए देखिए, ये हमारा मोल है और मोल इक्वल टू बताया गया था, जो हमारा एटम है, मॉलिक्यूल है, उसका गिवन मास, गिवन मास अपान मोलर मास बताया गया था। गिवन मास अपान मोलर मास, मतलब मोल बराबर दिया गया भार बटा के अणु भार। अणु भार को हम लोग मोलर मास बोलते हैं। मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट दोनों सेम चीज होता है। हम लोग यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ मास वेट में डिफरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिजिक्स नहीं है। ठीक है। तो मास वेट हमारा यहाँ लगभग सेम ही होता है। तो मोलर मास बोलिए, अणु भार बोलिए, या मोलर द्रव्यमान, मोलर वेट बोलिए, सब सारी बातें सेम है। ठीक है। क्या था हमारा मास के टर्म में? क्या था? मोल इज इक्वल टू भार बटा के अणु भार। ठीक है। मोल को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये चीजें, छोटे छोटे पॉइंट याद रखिएगा। मोल जो है हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। मोल इक्वल टू है भार बटा के अणु भार। भार को मैं लिख दिया, एम कर दिया, या डब्लू। मास या वेट आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं एक लिखता हूं, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। वेट बाई मोलर मास। ठीक है। कैपिटल एम रहेगा। वेट बाई मोलर मास, ये था हमारा भार के टर्म में। अगर हमको मोल निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, मोल इक्वल टू भार बटे अणु भार, या गिवन मास अपान मोलर मास। ठीक है। दूसरा इसमें आता है इन टर्म ऑफ
नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब अणुओं की संख्या के संदर्भ में क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब अणुओं की संख्या के संदर्भ में मोल को कैसे निकाला गया, मोल कैसे पता किया गया हम लोगों को। मोल है हमारा स्मॉल एन, अब मैं आगे से स्मॉल एन ही लिखूंगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल अपान एवोग्रेदो संख्या, जिसे एक मोल के बराबर हम लोगों ने अभी जस्ट पीछे वाले स्लाइड पे देखा था। एक मोल इक्वल टू क्या था, 6.022 इंटू 10⁻23। तो उसी को हम लोग एवोग्रेदो संख्या बोलते हैं। अगर अणुओं की संख्या के क्रम में हमको मोल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपान Na, मतलब अणुओं की संख्या बटा के एवोग्रेदो संख्या, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारा दो मोल हम लोग ने निकाल लिया है। मोल इक्वल टू भार बटा के अणु भार इक्वल एंड मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपान Na, एवोग्रेदो संख्या, ठीक है, अणुओं की संख्या अपान Na। अब थर्ड क्या था सर, थर्ड था वॉल्यूम के टर्म में, आयतन के संदर्भ में हम लोग मोल कैसे निकालते हैं। तो देखिए थर्ड है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के आयतन के संदर्भ में हम लोग कैसे मोल निकालेंगे। गैस का आयतन, अगर हमें गैस का आयतन दिया हो तो हम लोग मोल कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी सेम फार्मूला होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो हम लोग आयतन के संदर्भ में मोल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, मोल इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस, जो गैस हमको दी हुई है उसका आयतन, एट एसटीपी इन लीटर। मतलब अगर गैस का आयतन हमको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लीटर में दिया हुआ है तो हम लोग 22.4 से इसको डिवाइड करेंगे। ध्यान से सुनिएगा बातों को मैं क्या कर रहा हूं। अगर हमको गैस का आयतन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लीटर में दिया हुआ है तो उससे हम 22.4 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब जो हमारा गैस का आयतन रहेगा, जो गैस का आयतन रहेगा लीटर में, उसको 22.4 से डिवाइड करेंगे। और अगर हमारा गैस का आयतन, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकल वगैरह एग्जाम सॉरी केमिस्ट लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अब लीटर में 1 लीटर 2 लीटर ले आकर कोई सोल्यूशन वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं एमएल में लेते हैं, छोटे छोटे 2 ml 3 ml में ऐसे करके एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमको जो गैस का आयतन रहता है वो मैक्सिमम ml में दिया रहता है। तो अगर गैस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है अगर ml में दिया रहे तो लीटर को हम लोग ml में चेंज कर देंगे और ये क्या हो जाएगा 22400, 22,400 ml, ठीक है। तो हम लोगों ने तीन फार्मूले यहाँ पर देख लिए मोल के, कौन कौन से, मोल इक्वल टू भार बटा के अणु भार, वेट अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में, मतलब अणुओं की संख्या, अगर हमें अणुओं की संख्या दी रहे तो हम मोल कैसे निकालेंगे, मोल इक्वल टू अणुओं की संख्या अपॉन Na, मतलब अवोगाद्रो संख्या, ठीक। थर्ड है वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के आयतन के संदर्भ में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, मोल जो था हमारा एक तो W/m था, मतलब भार बटा के अणु भार, और दूसरा था वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 अगर लीटर में रहे तो, और थर्ड था हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल बटा के Na। मोल के यही तीन फार्मूले होते हैं। यहाँ पर जो हमको पढ़ना है बस इन्हीं तीनों से, जहां कहीं भी मोल आए बस ये तीनों फार्मूला आप लोग दिमाग में लाइएगा, क्योंकि इनसे जुड़ी हुई सारी चैप्टर में जो जहां जहां मोल आएंगे इन्हीं तीनों से जुड़े हुए आएंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल अभी हम लोग आगे देखेंगे इसको कि कैसे जुड़े हुए आते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा मोल का फार्मूला, ठीक है। तो हमने अभी जस्ट पिछले वाले स्लाइड पे बताया वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी, ये क्या होता है सर, एचटीपी
या इसी को RNTP बोलते हैं, दोनों सेम होता है। होता क्या है सर, STP मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब मानक ताप और दाब। जैसा कि नाम से ही हमको पता चल रहा है, मानक मतलब मान लिया गया है। क्या, जो हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं, मानक ताप हमारा जो रहता है उसको हम लोग हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस केमिस्ट्री मानकर चलते हैं। मानक ताप जो होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपको पता है अगर इसको केल्विन में बदलना है तो 0+273.15 देंगे तो हमारा ये किसमें आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब 273.15 जो होता है वो हमारा मानक टेम्परेचर होता है, मानक ताप होता है। इसी को हम लोग शॉर्ट में 273 केल्विन लिखते हैं। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, मानक दाब होता है, वो माना गया 1 ATM। प्रेशर कितना माना गया, 1 ATM। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा फार्मूले पे फिर आता हूं। ठीक, हम लोगों ने मोल का जो फार्मूला देखा, भार बटे के अणु भार, वॉल्यूम ऑफ गैस अगर लीटर में है तो 22.4 से डिवाइड करते थे, और नंबर ऑफ पार्टिकल देखते थे अणुओं की संख्या बटा के Na मतलब एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, तो उसमें मैंने एक फार्मूला बताया N=W/M, मतलब भार बटा के अणु भार, जिसको हम लोग मोलर मास कहते थे या मॉलिक्यूलर वेट इसको बोलते हैं। ठीक है, मोलर मास, अणु भार। ये मोलर मास आप लोगों को निकालने आना चाहिए, ये एग्जाम में देता नहीं है। भार दे देगा, मोलर मास आप लोगों को एलिमेंट का, कंपाउंड का निकालना आना चाहिए। उसके लिए आप लोगों को ग्रुप सॉरी परमाणु क्रमांक 30 तक, सबके परमाणु क्रमांक जितने भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम जितने भी है, सबके परमाणु क्रमांक 30 तक, और उन सब के परमाणु भार आप लोगों को याद रखने होंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में देता है तो ठीक, हालांकि जल्दी देता नहीं है, बस कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग देता है, वो आपको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर हमें पूछ दिया C6H12O6, इसका आप लोगों को मोलर मास बताइए, इसका अणु भार बताइए, तो क्या करेंगे, आपको इसके लिए पता रखना होगा। कार्बन अगर 6 है, 6 नंबर में है, तो 6 इंटू कार्बन का जो मोलर मास होता है, अणु भार होता है, वो कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है। तो 6 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है, 12 है, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है, 1। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना मॉलिक्यूल है, 6, और ऑक्सीजन का होता कितना है, मोलर मास 16। अब सबको ऐड करिए, ये कितना होगा, 72 प्लस 12 प्लस 96, ये हो जाएगा 180। C6H12O6 का जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा, 180। कहने का मतलब है आपको परमाणु क्रमांक 30 तक आपको याद रखना होगा। जैसे मैं कुछ बताता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान और सोडियम। ठीक है, यहां तक मैं बताता हूं। देखिए, अगर मैं परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक की बात करूं तो हाइड्रोजन का तो 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक, अगर मैं मोलर मास की बात करूं, अणु भार की बात करूं इनके, तो कुछ केसेस होते हैं जिनमें इनका मोलर मास तो सेम होता है। जैसे मैं अगर मान लीजिए कोई पार्टिकुलर उठाता हूँ, बोरान उठा लिया, ठीक है, तो बोरान का जो मोलर मास होगा जस्ट उसके परमाणु क्रमांक का 2 गुना होता है। तो 5 है तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 10। वैसे ही कार्बन का अगर करूं तो 6 है तो क्या हो जाएगा, 12। नाइट्रोजन है 7 है तो कितना हो जाएगा, 14। अब ऑक्सीजन है कि इतना परमाणु क्रमांक 8, इसका होना चाहिए कितना, 16, और होता भी है 16। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो गया, 16। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, देखिए कितना है, 9। अगर मैं इसका 2 गुना करूं तो मोलर मास जो अणु भार है वो कितना होना चाहिए,
18, लेकिन होता नहीं है। क्या होता है? इसका मोलर मास कितना होता है? 19 होता है। तो ये मोलर मास आप लोगों को याद करना होगा किसका कितना होता है। जैसे सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक है 11, ठीक है, तो आप लोग इसका दोगुना कर देंगे, 11 देने की 22 हो गया, लेकिन 22 नहीं होता है। सोडियम का कितना होता है? 23 हो जाता है। तो ऐसी चीजें जो हैं वो आप लोगों को याद रखनी होगी। जैसे क्लोरीन है, इसका अगर परमाणु क्रमांक देखिए तो 17 होता है, और इसका दोगुना करें तो 34 होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। वो कितना होता है? 35.5 होता है मोलर मास क्लोरीन का अणु अणु द्रव्यमान, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है कुछ एलिमेंट, कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक का दोगुना ही मोलर मास होता है, लेकिन कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनका दोगुना से अधिक होता है। तो 30 तक, परमाणु क्रमांक 30 तक सबके आपको परमाणु क्रमांक और मोलर द्रव्यमान याद रखने होंगे, ठीक है। तभी कोई क्वेश्चन मोल में हो जा पाएगा, नहीं तो पूरा चैप्टर साफ हो जाएगा, पूरा टॉपिक साफ हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को याद रखने होंगे, ठीक। तो मैंने मोल के 3 फार्मूले बताए आप लोगों को, N=W/m, और एक था वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब गैस का आयतन बटा के 22.4 अगर लीटर में है तो, और थर्ड था नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब अणुओं की संख्या अपान Na, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम लोग इस पर देखेंगे। जैसे मैं बोल दिया, पहला क्वेश्चन, फाइंड द मोल इन 4 ग्राम एक्वस NaOH। NaOH के जलीय विलयन में, NaOH के जलीय विलयन में, NaOH के जलीय विलयन में 4 ग्राम, 4 ग्राम, अगर NaOH 4 ग्राम हमारा प्रेजेंट है तो उसमें मोल बताना है कितना होगा। NaOH के जलीय विलयन में अगर NaOH 4 ग्राम है तो उसका मोल कितना होगा। 4 ग्राम NaOH के जलीय विलयन में मोल की गणना कीजिए, ये होगा, ठीक है। तो देखिए, NaOH के जलीय विलयन में NaOH 4 ग्राम है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, NaOH 4 ग्राम है, तो मोल की गणना कीजिए। आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिया है? 4 ग्राम, ग्राम मतलब भार, भार मतलब वेट या मास। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो NaOH का मास है, मास ऑफ NaOH, वो कितना दिया है? 4 ग्राम। और NaOH दिया है, देखिए अब NaOH आ गया, तो इसका मोलर मास, इसका अणु भार आप लोगों को निकालने आना चाहिए। ये निकाल कर क्वेश्चन में नहीं देगा, ठीक है। तो सोडियम है, सोडियम का कितना होगा? 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा? 16, और हाइड्रोजन का कितना होगा? +1, मतलब 40 हो जाएगा टोटल, ठीक। अब देखिए, मास निकल गया, मतलब भार निकल गया हमारा, NaOH का अणु भार भी निकल गया, मोलर मास भी निकल गया। तो अब निकालना क्या है हमको? फाइंड द मोल, मोल निकालना है। उसके लिए मैंने फार्मूला पहले ही बता दिया है, क्या था? मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मोलर मास, मतलब भार बटे अणु भार। भार कितना दिया है? 4 ग्राम सर। अणु भार कितना दिया है? 40। टोटल कितना आया? 1/10, मतलब 0.1 मोल आएगा, ठीक। कितना आएगा? 0.1 मोल, ठीक है। एक तो ऐसे क्वेश्चन है, और आपको मैं एक इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराता हूं, बहुत गजब की बात यहां से पता चलेगी, देखिएगा क्या। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन, ये क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है सर? 36 ग्राम ऑफ H2O, मतलब जल का 36 ग्राम दिया हुआ है, ठीक। दूसरा दे दिया, कोई भी मान सकते हैं,
28 ग्राम ऑफ CO कार्बन और ऑक्सीजन है, CO 28 ग्राम ऑफ CO हो गया। थर्ड ले लीजिए, जैसे थर्ड ले लीजिए, मान लीजिए आप 98 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, कितना हुआ H2SO4, ठीक। और फोर्थ मान लेते हैं, कोई ऑप्शन है हमारा N2O5 ले लीजिए, या फिर मान लीजिए, चलिए नन ऑफ दीजिए, मतलब कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान सुनिए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या किसमें है, सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या किसमें है, हमको यही बताना है। और उसके लिए क्या दिया हुआ है, 36 ग्राम जल, 28 ग्राम CO, 98 ग्राम H2SO4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे पूछा क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये कहीं हमने अभी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, हम लोगों ने जब बता रहा था मोल, मोल इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपान Na, मतलब अणुओं की संख्या अपान Na, एवोगैड्रो संख्या। अब यहाँ से देखिए Na क्या है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं यहाँ से मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल का कंपेयर करूं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ज्यादा होगा मोल उतना ज्यादा होगा, समझ आ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ से जितना ज्यादा होगा, वहां से मोल कितना होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए कह सकता हूँ, पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब अणुओं की संख्या किसमें सबसे ज्यादा होगी, तो मैं ये कह सकता हूँ जिसमें मोल सबसे ज्यादा होगा उसमें अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो अब हमको क्या निकालना है, मोल। अगर हम मोल फाइंड कर ले इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में सबका मोल फाइंड कर ले, तो मैं बता सकता हूँ सीधा सीधा, जिसमें मोल सबसे ज्यादा उसमें अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा। तो कैसे करेंगे, देखिए अब दिया क्या है, 36 ग्राम ऑफ H2O, मतलब जल का 36 ग्राम, जल का 36 ग्राम, मतलब यहां से मैं कह सकता हूं कि हमको जो वेट दिया हुआ है जल का, वो कितना दिया है, 36 ग्राम दे दिया है। भार जो है जल का कितना दे दिया है, 36 ग्राम दे दिया है। अगर मैं जल के अणु भार की, अगर हमको पता चल जाए मोलर मास, जल का कितना होता है, हाइड्रोजन 2 है, तो क्या होगा 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, ऑक्सीजन कितना होता है 16, एक मालिक्यूल है तो ×1 हो जाएगा, तो हो गया, ठीक है। तो ये कितना होगा 18, जल का अणु भार कितना आया 18, तो मोलर मास कितना आ गया 18। और देखिए भार दे दिया, अणु भार दे दिया, तो हम मोल निकाल सकते हैं, यस सर, कितना होगा भार बटे अणु भार, मतलब भार हो गया 36, अणु भार हो गया कितना 18, मतलब इसके 2 मोल आ गए, ठीक है। तो इसके मैंने क्या पता कर लिया, 2 मोल आ गए, ठीक है सर। अब आते हैं CO में, CO का देखिए क्या दिया है 28 ग्राम, इसका भी कितना दिया है 28 ग्राम, मतलब इसका भी आपको भार दे दिया है, तो इसका वेट कितना दिया है 28 ग्राम। और CO का मोलर मास निकल जाएगा, यस सर। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, टोटल 28, मोल निकल जाएगा, यस सर। मोल कैसे निकलेगा, मोल इक्वल टू भार बटे अणु भार, फार्मूला नंबर 1, ठीक है। तो भार कितना है 28 ग्राम, अणु भार कितना है 28 सर, मोल कितना आ जाएगा 1, मतलब इसके कितने मोल आ गए 1 मोल आ गए। अब बचा क्या H2SO4, इसमें क्या दिया है सर 98 ग्राम ऑफ H2SO4, मतलब H2SO4 का 98 ग्राम, ठीक। तो मतलब इसका भार इसका भी दे दिया है, यस सर, भार कितना हो गया 98 ग्राम, ठीक है सर। अगर H2SO4 के अणु भार मोलर मास की मैं गणना करूं, तो कितना होगा, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 × 1 प्लस सल्फर है, इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, परमाणु भार कितना हो जाएगा 32, तो ये हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन कितना मॉलिक्यूल है, कितना आइटम है 4, इंटू ऑक्सीजन है कितना, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16 सर, 16 ही होता है। तो अगर मोलर मास की गणना करें तो ये कितना हो जाएगा 98, 98 हो जाएगा। अब इसका मोल निकल सकता है, मोल इसका क्या होगा भार बटे अणु भार, भार कितना दिया है 98 ग्राम, अणु भार कितना दिया है 98 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 1 मोल, मतलब इसका भी हमको 1 मोल मिल गया है। थर्ड तो ऑप्शन ही छोड़िए, थर्ड का क्या ही लेना है, ठीक है। तो यहां से हमको क्या पता चला, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है,
अगर नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na मोल के बराबर है, और Na क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ज्यादा बढ़ा दूं, अणुओं की संख्या जितना ज्यादा कर दूं, उतने हमारे मोल ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं इसका उल्टा बोलता हूं, जितना ज्यादा मोल होगा उतना ज्यादा अणुओं की संख्या होगी। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा किसमें होगी। तो मैं ये कह सकता हूं जिसमें मोल सबसे ज्यादा उसमें अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा। यस सर। तो मोल किसमें सबसे ज्यादा है, 36 ग्राम ऑफ H2O, मतलब जल का जो 36 ग्राम है उसमें मोल सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने अपने पिछली क्लास में कराया था, ठीक है, जो हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं उसमें हमने पहले ही कराया था। और यही सेम क्वेश्चन वैल्यू बदल के बेरिलियम के लिए इस साल 5 तारीख के नीट के पेपर में आया था, जाकर मैच करा लीजिएगा। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन था, वैल्यू बदली थी, बेरिलियम के लिए पूछा था कि अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा किसमें होगी। नीट के पेपर में अभी जो 5 तारीख को हुआ था उसमें आया था ये क्वेश्चन, सेम ऐसे ही वैल्यू बदल के, तो इसको मैच करा लीजिएगा। ठीक, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आप लोगों को 3 फार्मूले बता दिए, मोल के भार बटा अणु भार, गैस का आयतन बटा के 22.4 लीटर में, ठीक है, और थर्ड था अणुओं की संख्या बटा के Na, मतलब एवोगैड्रो संख्या के बराबर। तो 3 तो फार्मूले हमारे हो गए। अब मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, और फार्मूलों का यूज मैं बता दूंगा, जहां जहां जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा। ठीक, हुआ क्या, अब हमको सोल्यूशन के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक है। अब सोल्यूशन क्या होता है सर, इसमें हम लोग कंसंट्रेशन सांद्रता पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, सांद्रित शब्द कुछ पढ़ेंगे, कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, सारी चीजें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये सांद्रता आया कैसे, ध्यान सुनिएगा। जो हमारे लैब होते हैं, केमिस्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी में करते हैं, देखेंगे तो कोनिकल फ्लास्क लिए रहते हैं, सोल्यूशन उसमें रहता है, उसको सेक करते रहते हैं और उसमें कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, मतलब हम सोल्यूशन के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पर जो हम लोग मोल्स वगैरह पढ़ते हैं वो सोल्यूशन के टर्म में पढ़ते हैं। कैसे, जैसे अब मैं थोड़ा सोल्यूशन के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि सोल्यूशन होता क्या है, देखिएगा, क्योंकि इसका यूज है उसमें। सोल्यूशन है विलयन, विलयन क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब यह एक समांगी मिश्रण होता है। बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा। सोल्यूशन क्या होता है, विलयन समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर जिसको हम लोग बोलते हैं। अब सर ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर आप लोग जानते हैं क्या होता है। चीनी ले लीजिए, उसको पानी में डिजॉल्व करिए, ठीक है, अच्छी तरह घुलने के बाद क्या हम उससे चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं, नहीं सर। उसी विलयन को हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं या होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर दो चीज होते हैं। ठीक है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण, चीनी को पानी में मिलाएं, घोले अच्छे तरह, उसको छोड़ दिए, फिर उसको अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसमें चीनी और पानी का कंपोजिशन हर जगह समान हो गया है, संगठन हर समय समान हो गया है। आप कहीं से भी उसका पानी को उठा लीजिए, वो एक समान मीठा लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कम मीठा लग रहा है सर, यहाँ ज्यादा मीठा लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण, तो होमोजीनियस मिश्रण वही होते हैं। और विषमांगी मिश्रण, जैसे आप बालू ले लीजिए, उसको पानी मिला दीजिए, अच्छे तरह से करने के बाद भी बालू क्या होगा, तली में बैठ जाएगा, पानी रहेगा, मतलब बालू और पानी अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, तो जो अलग अलग हो सकते हैं उनको हम लोग विषमांगी मिश्रण बोलते हैं, और समांगी मिश्रण जो मिश्रण होने के बाद अलग अलग जिनको नहीं किया जा सकते। ठीक है, तो सोल्यूशन जो विलयन होता है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण होता है, एक बार मिला दिए तो अलग नहीं हो सकता। ठीक, अब यह दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर बना होता है जो विलयन होता है हमारा। अब विलयन जाहिर सी बात है, विलयन अगर हम लोग कह रहे हैं सोल्यूशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई चीज हमको दिमाग में तुरंत आता है कि किसी चीज को किसी चीज में मिलाए हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन जो विलयन होता है हमारा दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से सर, पहला तो है सल्यूट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विलेय। पहला क्या है, सल्यूट है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलेय। दूसरा है सॉल्वेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलायक। सॉल्वेंट, विलायक, सॉल्यूट, विलेय। अब ध्यान सुनिएगा,
किसी भी विलेन में, कोई भी विलेन है, हम उसमें कैसे बताएंगे कि कौन सा हमारा सल्यूट है, कौन सा हमारा सॉल्वेंट है? इसके लिए एक तरीका होता है, ठीक है। किसी भी विलेन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय विलायक का पता करने के लिए हमको, हमारे पास एक तरीका होता है। जो अमाउंट में ज्यादा हो, ग्रेटर द अमाउंट, जिनकी मात्रा ज्यादा हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और जिनकी मात्रा कम हो, लेस अमाउंट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। मतलब चीनी और पानी मिलाकर हम शरबत बना रहे हैं, तो उसमें पानी जो होगा वो विलायक होगा, सॉल्वेंट होगा। और जो चीनी मिला रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलेय। जो चीज मिलाया जाता है उसको विलेय बोलते हैं, और जिसमें मिलाया जाता है उसको विलायक बोलते हैं। ऐसे भी कुछ लोग डिफिनेशन बताते हैं, ठीक है। ठीक है सर, आपने ये बताया जो ज्यादा मात्रा में होगा वो हमारा विलायक होगा, जो कम मात्रा में होगा वो हमारा क्या होगा? विलेय होगा। तो मैं बात करता हूं, मान लीजिए हमारा 98 ग्राम है H2SO4, 98 ग्राम H2SO4, ठीक है। 98 ग्राम क्या हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। प्लस मान लीजिए मैं ले लिया 54 ग्राम वाटर, 54 ग्राम क्या ले लिया? जल ले लिया, ठीक है। तो अब यहां ध्यान सुनिएगा क्या मैं बता रहा हूं। ये 98 ग्राम H2SO4 है, ये 54 ग्राम वाटर है। मतलब भार में ज्यादा कौन है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। मतलब ये तो हमारा क्या होना चाहिए? विलायक होना चाहिए, और ये हमारा विलेय होना चाहिए। लेकिन यहाँ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो ग्रेटर द अमाउंट लिखा है, इसका मतलब मात्रा नहीं है, भार नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये 98 ग्राम H2SO4 है, इसका मोल निकालिए, क्या आएगा? मोल अभी हम लोगों ने H2SO4 का जस्ट इसके पहले निकाला था। कितना आया था सर? 90 ग्राम H2SO4 का कितना आया था? 1 मोल। देखिए इधर, 1 मोल आया था, ठीक है सर। कहाँ गया? एन 1 मोल इसका आ गया, ठीक। और 54 ग्राम वाटर का निकालेंगे, मतलब 54 से डिवाइड करेंगे H2O अणु भार से इसके, तो ये कितना आएगा? 3 मोल। मतलब ये कितना आएगा? 3 मोल। यहाँ क्या हो गया सर? यहाँ ये 1 मोल ही मिलाया गया था, वहां 3 मोल मिलाया गया था, ठीक है। हम लोग जो विलेय और विलायक देखते हैं वो मोल में देखते हैं। ग्रेटर द अमाउंट, अमाउंट का मतलब यहाँ मोल से है, ये बात याद रखिएगा। जिसमें जितना ज्यादा मोल होगा वो विलायक कहलाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे 54 ग्राम वाटर है, ये विलेय न होके ये क्या होता है? विलायक होता है। और 36 ग्राम जो यहाँ पे 98 ग्राम, सॉरी 98 ग्राम जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये विलेय न होके, विलायक न होके विलेय होता है, ठीक है। H2O क्या करता है? जल जो होता है सभी चीजों को खुद के अंदर डिजॉल्व करता है, ठीक है। तो H2O मैक्सिमम केसेस में, 99% केसेस में सॉल्वेंट, विलायक की तरह ही काम करता है, ठीक। तो इतनी बातें तो हो गई यहाँ पे। विलेय हो गया, विलायक हो गया। विलेयन है, दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक, ठीक है। विलेय और विलायक कैसे पहचानेंगे सर किसी भी विलेयन में? जिसका मोल सबसे ज्यादा जिसमें हो वो हमारा विलायक होगा। और विलेय वो हो गया जो हमारे लेस मोल हो, लेस अमाउंट में हो, मतलब जिसके मोल कम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे, ठीक। अब ये विलेयन मैंने क्यों बताया? क्योंकि अभी मैंने बताया था जितने हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, केमिकल एक्सपेरिमेंट केमिस्ट लोग करते हैं, वो विलेयन में ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ मोल के बाद आते हैं कंसंट्रेशन टर्म, सांद्रता को डिफाइन करने के लिए। सांद्रता को कैसे डिफाइन करते हैं? वो कंसंट्रेशन टर्म क्या होते हैं सर? इसमें क्या आता है? कुछ कंसंट्रेशन टर्म, सांद्रित शब्द होते हैं कुछ। अब ये क्या होते हैं सर, किस लिए यूज हुए? अब विलेयन हम लोग कोई मिला रहे हैं, तो कोई विलेय मिला रहे हैं और विलायक में मिला रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, कोई विलेय मिला रहे हैं और विलायक में मिला रहे हैं। तो हम लोग करते क्या है? उस विलेय की मात्रा को जानने के लिए, उस विलेय की मात्रा को जानने के लिए कि कितना विलेय हम मिलाए हैं, कितने लीटर मिलाए हैं किसी भी विलायक में, क्या था वो, उसके लिए हमारी सांद्रता टर्म यूज होती है, ठीक है। सॉल्यूट को जानने के लिए हमारे सांद्रता टर्म यूज होते हैं, विलेय को जानने के लिए। और वो टर्म कैसे कैसे होते हैं सर? आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। जिसमें अगर मैं बात करूं तो पहला आता है परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशतता जिसको बोलते हैं हम लोग।
दूसरा जो आता है इसमें, मान लीजिए मोलरिटी आता है, मान क्या लीजिए यही आता ही है, ठीक है, मोलरता आता है, ठीक है सर। जो थर्ड आता है इसमें वो है मोलैलिटी। थर्ड क्या आता है? मोललता आता है सर, ठीक। और फोर्थ जो आता है इसमें परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज कंपोजिशन तो हो गया है। फोर्थ क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाव जिसको हम लोग बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। आपके एनसीईआरटी में इसका हिंदी मोल अंश दिया हुआ है, इसे मोल प्रभाव बोलते हैं, ठीक। और ट्वेल्थ की बुक में सोल्यूशन चैप्टर में और कंसंट्रेशन टर्म है, जैसे पीपीएम है, पीपीवी है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सब होते हैं, ठीक है। ये सब सांद्रता को डिफाइन करने के लिए होते हैं, सांद्रता सांद्रित शब्द होते हैं, इन सब के बारे में हमको अलग अलग पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो मैं एक पहले की बात करता हूँ, पहला परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशतता की बात करता हूँ। तो 11th में ये मास परसेंटेज के रूप में बताया गया है, और 12th में ये मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऐसे करके बताया गया है, ठीक है। तो मैं तीनों को एक साथ बता रहा हूँ, ठीक। देखिए पहला था हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये था परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशतता का। इसमें तीन हम लोगों को पढ़ना है। पहला है मास बाई मास, एक मैं बताऊंगा बाकी आप लोग कर लेंगे खुद ही। मास बाई मास परसेंटेज, इसी को या फिर भार प्रतिशतता भी बोलते हैं, भार प्रतिशतता, ठीक है। इसको परसेंटेज एम बाई एम से डिनोट करते हैं, ये चीजें याद रखते जाइएगा। और जो दूसरा होता है इसमें परसेंटेज भी बाई भी बोलते हैं, या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मतलब आयतन प्रतिशतता, क्या? आयतन प्रतिशतता, ठीक। और जो थर्ड इसमें होता है परसेंटेज ऑफ मास बाई वॉल्यूम, ये सब सारी चीजें होती हैं। इसको होता क्या है कि जो कोई सीधा चलना चाहता है, सच के राह पे चलना चाहता है, बुरे लोग जो उल्टे चलने वाले लोग होते हैं क्या करते हैं, उनको कुचल के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग सीधे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उल्टे पढ़ेंगे, उल्टे काम करते हुए सीधे रास्ते पर जाएंगे। कैसे सर? जैसे इसका डिफिनीशन पहले लिखा जाता है, फार्मूला बाद में लिखा जाता है। इसका मैं उल्टा बता रहा हूँ, फार्मूला पहले लिखवा दूंगा, बाद में डिफिनीशन आप लोग खुद ब खुद बना लेंगे, और फार्मूला भी खुद ब खुद बन जाएगा। कैसे सर? देखिए सर, एक्स बाई वाई, मान लीजिए ये एम बाई एम है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को आप सल्यूट मान लीजिए, ऊपर वाला नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, ऊपर वाला मतलब यहाँ पे जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है एक्स, इसको सल्यूट मान लिए, विलेय मान लिए, और नीचे वाले को सोल्यूशन मान लिए, विलियन, ठीक है। इस तीनों को ध्यान सुनिएगा, जितनी बातें मैं बता रहा हूं। इसमें मास को, जो हमारा भार दिया है, उसको हमेशा ग्राम मानकर चलेंगे, ग्राम में लेकर चलेंगे। और जो वॉल्यूम दिया है, आयतन दिया है, उसको हम क्या करेंगे, हमेशा एमएल में मानकर चलेंगे, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट 1 ml 2 ml 4 ml ऐसे लेकर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, मैं एक बता रहा हूं, बाकी आप लोग ऑटोमेटिक अपने आप से कर लेंगे, बहुत ही सिंपल चीज है ये, ठीक। हुआ क्या? कुछ नहीं, ऊपर वाले को क्या मानना है, सल्यूट विलेय, नीचे वाले को क्या मानना है, सोल्यूशन विलियन। मास को हमेशा ग्राम में लेना है, वॉल्यूम को हमेशा एमएल में लेना है। देखिए क्या हुआ, फार्मूला देखिए, परसेंटेज एम बाई एम, ध्यान से फार्मूला देखिएगा, एम बाई एम, ऊपर वाले को क्या लेना है सर, सल्यूट लेना है, विलेय। एम मतलब मास, भार, मतलब फार्मूला क्या हुआ सर, मास ऑफ सल्यूट, ध्यान से सुनिएगा, मास, एम मतलब मास, ऊपर वाले को सल्यूट लेना है, मास ऑफ सल्यूट, नीचे वाले को क्या लेना है, विलियन सोल्यूशन, मतलब मास ऑफ सोल्यूशन, इनटू परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए क्या लिखेंगे, 100। हो गया, फार्मूला तैयार हो गया आपका, मास ऑफ सल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब इसका डिफिनीशन उल्टा हम लोग चल रहे हैं, फार्मूला तो हो गया, डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, देखिए
इट इज द, ध्यान सुनिए, इट इज द मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम, मास को हम लोग किसमें लिए हैं, ग्राम में लिए, मास ऑफ द सल्यूट, इट इज द मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। हो गया डिफिनीशन, ध्यान सुनिएगा, इट इज द मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक, इट इज द मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 है तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, फार्मूला भी तैयार हो गया, डिफिनीशन भी तैयार हो गया, 2 मिनट लगा। फार्मूला कैसे सर करना है, परसेंटेज एम बाई एम दिया है, ऊपर वाले को विलेय, नीचे वाले को विलेयन, मास हमेशा ग्राम में लेंगे, आयतन हमेशा एमएल में लेंगे। ठीक, तो मास हो गया, ऊपर मास दिया है और लेना सल्यूट है, मास ऑफ द सल्यूट मतलब विलेय का भार, ये क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटा के, ये क्या है, भार है किसका, विलेयन का, तो यहां से क्या हो जाएगा, विलेयन का भार इंटू 100। ठीक, इसका मतलब विलेय का भार उपस्थित है 100 ग्राम विलेयन में, या किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, विलेय का भार उपस्थित है 100 ग्राम विलेयन में, या 100 ग्राम विलेयन में उपस्थित विलेय का भार। ठीक, एक पॉइंट याद रखिएगा, मास को ग्राम में लेना है, आयतन को एमएल में लेना है, ऊपर वाले को सल्यूट विलेय, नीचे वाले को सोल्यूशन विलेयन लेना है। ठीक है, ये पॉइंट बन गया, परसेंटेज मास बाई मास का भार प्रतिशतता का बन गया है। अब ठीक है, जस्ट इसका देखिए, अब आप लोग तुरंत कर लेंगे। सेकेंड क्या था सर हमारा, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज आयतन प्रतिशतता, ये क्या कैसे निकालेंगे सर, कुछ नहीं करना है सर, ऊपर वाले को क्या लेना है, सल्यूट लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम है आयतन है, ऊपर वाले को क्या लेना है, सल्यूट विलेय, नीचे वाले को सोल्यूशन विलेयन लेना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऊपर विलेय है तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, भी है मतलब वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, विलेय का आयतन किसमें, एमएल में, बटा के भी है सोल्यूशन का लिए लेना है, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एमएल में, परसेंटेज है तो क्या लगा देंगे, इंटू 100। हो गया फार्मूला, मतलब विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटा विलेयन का आयतन बट इंटू 100 इंटू 100, मतलब वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, डिफिनीशन, वॉल्यूम ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, ये होगा डिफिनीशन। और थर्ड क्या था सर, अब तो आप लोग खुद ही कर लेंगे, इतना तो पता हो गया। परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सर, मास है, ऊपर वाले को क्या लेना है, ऊपर वाला हमेशा सल्यूट रहेगा, मास ऑफ सल्यूट मतलब विलेय का भार बटा के, भी है, नीचे वाले को क्या लेना है, विलेय लेना है, सोल्यूशन लेना है, तो भी है, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विलेयन का आयतन, ये मास ऑफ सल्यूट ग्राम में रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एमएल में रहेगा, परसेंटेज है तो 100 कर देंगे, परसेंटेज है तो 100 कर देंगे। ये हमारे तीनों फार्मूले एक साथ हो गए। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन का हम लोग देख लिए हैं, बाकी सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कैसे इस पर डिफिनीशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, इनके कोडिंग कैसे किए जाते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें हम लोग सारे कंसंट्रेशन टर्म धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, जितने परसेंटेज कंपोजिशन मैंने बताया है। ठीक, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज भी बाई भी, ऊपर वाले को सल्यूट, नीचे वाले को सोल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, ये सल्यूट हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जितनी जल्दी हो सके हमसे जुड़िए, उतनी जल्दी, हम स्टार्ट तो कर ही चुके हैं, उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।